हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बात की थी अपने बेसिक इंट्रोडक्शन की एक्सटेंशन एजुकेशन की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की। कुछ अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया है, एक्सटेंशन एजुकेशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो सबसे पहले जो है हमारे लीगन्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ये सारी डेफिनेशंस दी हैं। तो ये एग्जाम में आई हुई भी हैं ये सब डेफिनेशन। ठीक है, तो मैंने ये सब एक जगह समराइज करके डाल दिया। तो लीगन्स ने क्या क्या बोला है एक्सटेंशन का, एक्सटेंशन एजुकेशन इज एन अप्लाइड साइंस। उन्होंने क्या बोला, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, एक अप्लाइड साइंस है कंसिस्टिंग ऑफ रिलेवेंट कंटेंट, जिसमें हमारा मिलता जुलता कंटेंट होता है। एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट होता है, ड्राइव्स फ्रॉम फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस। और ये कंटेंट कहाँ से आता है, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस के सब्जेक्ट से आता है। एंड इट्स ओन प्रोसेस सिंथेसाइज नॉन क्रेडिट आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन लार्जली फॉर एडल्ट। और कहाँ बनता है ये किसके लिए है, ये आपका जो बाहर स्कूल से बाहर के जो एडल्ट्स हैं, ठीक है, उनके लिए हैं। जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, स्कूल कम गए हैं, उन एडल्ट्स के लिए हम एक्सटेंशन एजुकेशन को यूज़ करते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। किसने बोला था, लीगन्स ने बोला था कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी नहीं रुकती, आप चलती रहती है। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग रूरल पीपल्स हाउ टू लिव बेटर। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, रूरल पीपल्स को बताते हैं कि कैसे बेहतर तरीके से वो जीवन जी सकते हैं बाय लर्निंग वे टू इम्प्रूव देयर फार्म हाउस। और किसके थ्रू कि अपना वो लर्निंग किसके द्वारा, अपना जो घर है और जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबको वो क्या कर सकते हैं, बेहतर बना के अपनी बेहतर जीवन जो है वो जी सकते हैं। तो एक्सटेंशन एजुकेशन ये काम करता है। फोर्थ है आपका 4 मेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के जो 4 मेन प्रिंसिपल थे वो किसने दिए थे, लीगन्स ने दिए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा हेल्डर्ड हॉटन है। हिल्डर्ड हॉटन ने हमारे क्या देता है, इंडिविजुअल्स आर इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। इनका मानना क्या था, हर इंडिविजुअल जो है वो इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। ठीक है, होम एंड फैमिली आर फर्स्ट ट्रेनिंग ग्रुप ऑफ ह्यूमन पार्टनरशिप बिटवीन मैन एंड लैंड। ठीक है, तो जो होम एंड फैमिली है, ठीक है, घर और जो फैमिली है, ये पहला ट्रेनिंग ग्रुप है हमारे ह्यूमंस का। ठीक है, और ये जितना अच्छा होगा उतनी ही अच्छी आपकी मैन और लैंड के बीच का रिलेशनशिप होगा। मतलब इंसान के और उसके आसपास की जो चीज़ें हैं, जो पृथ्वी है, जो ज़मीन है, जो आसपास के रिसोर्सेज हैं, उनके साथ उनका उतना ही अच्छा रिलेशनशिप होगा जितना अच्छा उनका फैमिली में और होम में ट्रेनिंग अच्छी हुई होगी, अच्छी परवरिश मिली होगी, इन शॉर्ट। ठीक है, ये हमारा हेल्डर्ड हॉटन ने बोला था। ये सब डेफिनेशन एग्जाम पेपर में आई हुई हैं, वहीं से ली हुई हैं सारी डेफिनेशन। ठीक है, तो किसी ना किसी जगह टीजीटी हो सकता है, पीजीटी हो सकता है, उन सब एग्जाम पेपर में आई थी, तो मैंने सब एक साथ समराइज कर दी है। एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ साइंस दैट ब्रिंग्स अबाउट द डिजायरेबल चेंज। ठीक है, ये सिंह 1994 में बोला था इन्होंने कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, एक साइंस है दैट ब्रिंग्स अबाउट डिजायरेबल चेंज। जो क्या लाता है, डिजायरेबल चेंज है ना, बिहेवियर में एक डिजायरेबल चेंज लाता है। डिजायरेबल चेंज का मतलब क्या है, चेंज तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, कोई किसी के अंदर गलत चीज़ें भी शुरू हो सकती हैं, कोई ड्रग्स लेना भी शुरू कर सकता है, तो हमें वैसा चेंज नहीं चाहिए। चेंज हमें डिज़ायरेबल चाहिए और पॉजिटिव चेंज चाहिए। ठीक है, तो डिज़ायरेबल एंड पॉजिटिव चेंज आपका आता है ऑफ द कंसर्न पीपल थ्रू एजुकेशनल मेथड। हम पढ़ा करके किसी व्यक्ति के अंदर क्या ला सकते हैं, डिज़ायरेबल चेंज ला सकते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, सो एज टू इम्प्रूव देयर जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इससे क्या होगा, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा एंड देयर ओन एफर्ट्स, और अपने खुद के एफर्ट्स को वो बढ़ाएंगे। ठीक है, खुद ही तो करेंगे ना, मेन तो उन्होंने ही करना है, बस हमें बताना है कि आपको ये करना चाहिए। ठीक है, इट डील्स विद द डिज़ाइन एंड स्ट्रेटजी ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपका टेक्नोलॉजी को भी आपको भेजना, जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है उन्हें डिज़ाइन करना और आप तक पहुँचाना। ठीक है, विलेजर्स तक पहुँचाना, टू द कंसर्न पर्सनस। ठीक है, विलेजर्स तक पहुँचाने का काम भी ये करता है। इन अदर वर्ड्स देयर इज taught टू द फॉर्मर इज नॉट एक्सटेंशन एजुकेशन। सिर्फ पढ़ाना ही हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन नहीं है। थ्रू इट्स नॉलेज अप्लाइड फॉर द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम ऑफ चेंज। मतलब सिर्फ पढ़ाना ही एक्सटेंशन एजुकेशन नहीं है, बल्कि वो जब उस नॉलेज को अप्लाई भी कर रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं उस नॉलेज को, इफेक्टिव और एफिशिएंट कम्युनिकेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ाना ही जरूरी नहीं है, आपको इस तरीके से उन्हें सिखाओ कि जो भी आपने उन्हें बोला है वो उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ मेथड ऑफ इम्पार्टिंग यूजफुल नॉलेज टू द रूरल सोसाइटी। ये धर्मा ने बोला है कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन है मेथड ऑफ इम्पार्टिंग यूजफुल नॉलेज टू द रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी में
एक्सटेंशन एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट नॉलेज को पहुंचाना, ये हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन होता है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उसमें पीपल्स आर द रिसोर्सेज, पीपल्स को हम क्या लेते हैं एज अ रिसोर्सेज लेते हैं। कोऑपरेटिव एफर्ट्स लेते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव एफर्ट्स हो गए। फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। सेल्फ हेल्प क्या होता है, खुद की सहायता आप खुद करो, ठीक है, ये सिखाया जाता है एक्सटेंशन एजुकेशन में। पीपल्स आर रिसोर्सेज, जो लोग हैं वो आपके रिसोर्सेज हैं, जितना ज़्यादा आपके जो लोकल लोग हैं वो इफ़िशियंट होगा, उतना ज़्यादा क्राइम रेट कम होगा आपका। बहुत अगर हर कोई इंसान अच्छा कमा रहा होगा, अच्छी लाइफ जी रहा होगा, तो आपका एरिया कितना हैप्पी एरिया होगा, ठीक है। कोऑपरेटिव एफर्ट्स होते हैं जैसे कि बैंक्स हो गई, ये सब आपको किस तरीके से फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है भाई विलेज, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विलेज, क्योंकि अगर विलेज आपका हेल्दी होगा तो अपने आप ही आपकी जब सबसे बेसिक यूनिट हेल्दी होगी तो बाकी सब अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, देश अपने आप ही सुधर जाएगा। मेथड्स ऑफ इम्पार्टिंग यूजफुल नॉलेज टू द रूरल सोसाइटी, जो रूरल सोसाइटी है उन तक एक यूजफुल नॉलेज को पहुंचाने का मेथड है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन। तो ये धर्मा ने बोला था, ठीक है, धामा ने। फिर है हमारा इंसमिंगर ने क्या डेफिनेशन दी थी एक्सटेंशन की, ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमारी हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी इंसमिंगर की, ठीक है। इंसमिंगर ने क्या बोला था कि एक्सटेंशन एजुकेशन एंड इट्स पर्पस इज टू चेंज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल्स विद हुम द वर्क इज टू बी चेंज, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, एक एक्सटेंशन क्या है, एक एजुकेशन है, और इसका पर्पस क्या है, एटीट्यूड में बदलाव लाना, और इसकी प्रैक्टिस तो जिस पे भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, उसके बिहेवियर में आपको क्या लाना है, बदलाव लाना है, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ सिस्टम प्रोवाइडेड आउटसाइड स्कूल इन विच एडल्ट एंड यंग पीपल्स लर्न बाय डूइंग, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, एक सिस्टम है जो हम आउटसाइड स्कूल देते हैं, स्कूल के बाहर जो एजुकेशन देते हैं, ठीक है, वो हमारी एक्सटेंशन एजुकेशन में आएगी। और इसमें हम किसको जोड़ते हैं, एडल्ट और यंग पीपल्स को हम जोड़ते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग, और किस प्रोसेस के थ्रू हम सीखते हैं, वो लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि खुद कर करके चीज़ें कर करके सीखते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन हमारे लेक्चर बेस्ड होता नहीं कि हम क्लास में पढ़ाने बैठाते हैं उन्हें, हम क्या करते हैं, उन्हें चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि कोई नई टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करें ताकि उनका जो फार्म है, जो उनकी खेती है, वो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस, एक्सटेंशन एजुकेशन इज एन एजुकेशनल प्रोसेस, ये क्या है, एक एजुकेशनल प्रोसेस है, एक शैक्षिक गतिविधि है। टीच पीपल दे कैन अंडरस्टैंड देयर नीड्स, और ये क्या सिखाता है कि लोग जो है अपनी नीड्स को समझ सकें, सेटिस्फाई देमसेल्फ, खुद को सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है, अपनी ज़रूरतों को समझ के उन ज़रूरतों को पूरा करके खुद को सेटिस्फाई कर सकें, ये एक्सटेंशन एजुकेशन है। लर्निंग बाय डूइंग एंड सीइंग, ठीक है, किसके थ्रू, लर्निंग बाय डूइंग, कर करके आपको सीखना है और देख के आपको सीखना है, मेन आपका ये लर्निंग बाय डूइंग होता है। सीइंग टू वे कम्युनिकेशन है, ये टू वे मेथड है, दोनों तरफ से होता है। हार्मनी एंड कल्चर, ठीक है, हार्मनी एंड कल्चर हम इसमें सिखाते हैं, ठीक है। वर्क टुगेदर फॉर इंक्रीज वेलफेयर, साथ में मिलकर के काम करना ताकि आपका भला हो, ठीक है, वेलफेयर हो आपका, ठीक है। तो ये इंसमिंगर ने दी हैं कुछ डेफिनेशंस इसकी। फिर है रेड्डी ने 1993 में, तो रेड्डी ने क्या बोला था कि एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ अ साइंस, क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन एक साइंस है दैट डील्स विद क्रिएशन, ये किससे डील करता है, क्रिएशन से डील करता है, चीज़ों को क्रिएट करने से डील करता है। लोग क्रिएट आइडिया आता है, उस आइडिया को अप्लाई करते हैं विलेजेस में जा करके, ट्रांसमिशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को अप्लाई करना, डिज़ायर टू ब्रिंग अबाउट प्लांट चेंज, ठीक है, और किस तरीके से आप प्लांट चेंज, जो भी आप चाहते हो चेंज आए, उसके लिए आपको क्या करना है, एक आप प्रोसेस फॉलो करते हो। इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ पीपल्स विद अ in the behavior complex of people with a view to help their better life better by the learning and improving their vocational enterprise राइज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चीज़ों को इंस्टीट्यूशन बना के, चीज़ों को सिखा के नई नई चीज़ें वोकेशनल आपको उनको सिखाना है, इंटरप्राइज उनको सिखाना है, इंस्टीट्यूशन उनको प्रोवाइड कराना है, ये सब चीज़ें उनको सीख करके वो अपनी लाइफ को क्या बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। ये आपका रेड्डी ने बोला था। ये डेफिनेशन में जो इंसमिंगर की हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आती हैं एग्जाम में। इसके अलावा जो ये वाली हैं लीगन्स की, ठीक है, ये भी एग्जाम में आई हुई हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं पीजीटी टीजीटी के एग्जाम्स में आई हुई हैं, मैंने वहीं से इनको डाला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, ठीक है। अब हमने कितने टर्म पढ़े, सबसे पहला टर्म पढ़ा था हमने एक्सटेंशन क्या था,
ठीक है। तो एक एक्सटेंशन टर्म पढ़ा हमने, एक्सटेंशन किसने दिया था, वी वोहरीज ने दिया था। दूसरा टर्म पढ़ा हमने एक्सटेंशन एजुकेशन, कहाँ यूज़ हुआ था, सबसे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके में यूज़ हुआ था। अब जो थर्ड टर्म पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, ठीक है। तो तीनों का अंतर समझ में आ गया ना। सबसे पहले क्या था हमारा, सबसे पहला था आपका एक्सटेंशन, ठीक है, वोहरीज ने दिया था ये, जिसमें चीज़ों को फैलाने की बात होती थी एक्सटेंशन में। दूसरा था आपका एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन ये सबसे पहले कहाँ यूज़ किया एक्सटेंशन एजुकेशन टर्म, ये यूज़ किया गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। अब जो थर्ड टर्म हमारा आ रहा है, थर्ड टर्म आया है हमारा यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, ठीक है, ये टर्म यूज़ किया गया है यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन का, ठीक है। तो तीनों को आपको याद होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन टर्म अलग है, एक्सटेंशन एजुकेशन टर्म अलग है, ठीक है, और आपका एक्सटेंशन टर्म जो है वो अलग है। तो इनको हमने बस कंबाइन करके एक साथ हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन जो है हमारा, ये क्या होता है, मतलब कि इससे पहले हम क्या कर रहे थे, एक्सटेंशन दे रहे थे, ठीक है, एक्सटेंशन मतलब चीज़ों को फैलाने पे काम कर रहे थे। उसके बाद एक्सटेंशन एजुकेशन देनी शुरू की हमने, लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। अब हमने यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू एक्सटेंशन काम शुरू किया, ठीक है, जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, उनके थ्रू हमने क्या किया, एक्सटेंशन में फैलाने का काम शुरू किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन हमारा, स्टार्ट इन 60s के डिकेड्स में, ठीक है, यानी कि 1960s में ये स्टार्ट होना शुरू हुआ था हमारा एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, ठीक है। ये जो वर्ड है सबसे पहले किसने यूज़ किया था, जेम्स स्टॉट ने यूज़ किया था, ठीक है। यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन वर्ड सबसे पहले किसने दिया था, ये जेम्स स्टॉट ने दिया था, ठीक है। ये आता है एग्जाम में। वोहरीज ने सिर्फ हमारा क्या दिया था, एक्सटेंशन वर्ड यूज़ किया था, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन वर्ड किसने यूज़ किया है, जेम्स स्टॉट ने यूज़ किया है हमारा यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन वर्ड, ठीक है। फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन भी बोलते हैं हम जेम्स स्टॉट को, ठीक है। ये क्या है हमारे फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। जैसे कि फादर ऑफ हमारे फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन हमारे कौन है, जेम्स स्टॉट है। और फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कौन थे हमारे, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन देखे थे ना अभी हमने, यहाँ पे देखो, यहाँ आया था, ठीक है। ये क्या थे हमारे, जेपी लीगन्स थे, ठीक है। जेपी लीगन्स हमारे फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन थे, और के.एन. सिंह थे इंडिया के। इसी तरीके से फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कौन है, ठीक है। तो तीनों टर्म में अंतर समझ में आया ना। फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन हमारे कौन है, ये है हमारे जेम्स स्टॉट, ठीक है। कौन है, जेम्स स्टॉट, ठीक है। तो तीनों टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, अभी और भी आएंगी आगे, इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सबसे पहली टर्म क्या थी, एक्सटेंशन थी, ठीक है। एक्सटेंशन मतलब एक्स प्लस टेंसियो, जो हमारा वोहरीज ने दी थी। इसके बाद दूसरी टर्म थी एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन हमारा किसने दिया था, जेपी लिगन्स ने दिया था ये टर्म, ठीक है। उसको फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन भी बोलते हैं, जेपी लिगन्स को। उसके बाद थर्ड टर्म है हमारा यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, ठीक है। यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के पिता कौन है, जेम्स स्टॉट हैं, ठीक है। फादर कौन है हमारे, जेम्स स्टॉट है। फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है ये। टेकिंग लेक्चर ऑन वुमेन्स एसोसिएशन एंड वर्किंग मैंस क्लब इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में जो ऑर्गेनाइजेशन थी महिलाओं की और वुमेन्स के ऑर्गेनाइजेशन की, और वर्किंग मैंस की जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उन पे जाकर के ये लेक्चर लिया करते थे। तो यहीं से इन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो ये आपके इसमें जो एग्जाम, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसमें से जो यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के पिता पूछा है उन्होंने, किसको बोलते थे हमें, जेम्स स्टॉट को बोलते हैं, ठीक है। फिर हाँ, ये भी पूछा गया है कि ये आपका कब आना शुरू हुआ था, तो 1960s के डिकेड्स में आना शुरू हुआ था आपका जो यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन टर्म्स है, ठीक है। अब इसमें ना दो चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आई हुई हैं और आपको अच्छे से समझनी होंगी, क्योंकि ये जो है ये हिस्ट्री है आपकी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की और आपकी होम साइंस एक्सटेंशन की, ठीक है। तो इसमें कई बार आता है आपका एग्जाम में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और होम साइंस एक्सटेंशन हमारा कहाँ है, क्योंकि जो हमारा होम साइंस है, होम साइंस पढ़ने से पहले आपको एग्रीकल्चर पढ़ना होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही ये एक सब टर्म्स निकल के आया है, होम साइंस जो हम आजकल क्लासेस कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है होम साइंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या था, एग्रीकल्चर सोसाइटी एस्टैब्लिश इन स्कॉटलैंड। सबसे पहले एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मतलब क्या है, सबसे पहले ऐसे कोई फार्मर्स की एग्रीकल्चर की पढ़ाई नहीं हुआ करती थी, लेकिन जैसे आजकल तो आप देखोगे बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर में चल रहा है, वो फार्म्स के लिए नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं और फिर उन टेक्नोलॉजी को विलेजर्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का मोटा मोटा काम वो ये करते हैं। तो लेकिन पहले ऐसा कोई भी एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन अब
आप देखोगे तो इसमें एग्रीकल्चर में इतना अच्छा फील्ड है ये, और लोगों इसमें इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आप देखोगे तो वो सब यूनिवर्सिटीज़ इस पे काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कहाँ स्टार्ट हुआ, हमारा सबसे पहले एग्रीकल्चर सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई थी स्कॉटलैंड में, ठीक है। इनका काम क्या था, स्कॉटलैंड में जो एग्रीकल्चर सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई थी, इनका काम था स्प्रेड ऑफ नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की नॉलेज को बढ़ाना थ्रू लेक्चर एंड पब्लिकेशन। किसके थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, और किताबें निकाल के, न्यूज़पेपर निकाल के उनमें चीज़ें बता के कि आप पत्रिकाएं निकालते थे ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो उससे क्या होता था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है उसको नॉलेज को फैलाने का काम ये करते थे। जो आपके स्कॉटलैंड में सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, आपकी सोसाइटी बनी थी, एग्रीकल्चर सोसाइटी। तो यहाँ से जो है मेन आपका स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आया था मॉरल एक्ट 1862, ठीक है। मॉरल एक्ट 1862 हमारा आया। इसके बाद ये कहाँ आया था, ये आया था आपका यूएसए में, ठीक है। मॉरल एक्ट 1862 हमारा स्टार्ट हुआ था, और मॉरल एक्ट 1890, ठीक है। दो एक्ट थे ये, मतलब इसी का थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा इसमें। द एग्रीकल्चर कॉलेज एक्ट ऑफ 1890, ठीक है। इसको हम जो मॉरल एक्ट है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, द एग्रीकल्चर कॉलेज एक्ट ऑफ 1890 भी हम इसको बोलते हैं, ये आता है एग्जाम में। इस्टेब्लिश द लैंड ग्रांट कॉलेज यूएसए, ठीक है। इन्होंने सबसे पहला कॉलेज बनाया था जिसको बोलते हैं लैंड ग्रांट कॉलेज यूएसए का। स्टार्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फॉर्मली, और यहाँ एग्रीकल्चर पढ़ाना फॉर्मली स्टार्ट किया गया है, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ाना यहाँ फॉर्मली स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ये सबसे पहला एक्ट कौन सा था, मॉरल एक्ट 1862 में और मॉरल एक्ट 1890 में, और इसी को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर कॉलेज एक्ट ऑफ 1890। उस समय हम भी कहते हैं ब्रिटिश हम पे राज कर रहे थे, उस समय का है ये, ठीक है, 1890 का, ठीक है। इसके बाद क्या, एस्टेब्लिश ग्रांट कॉलेज यूएसए, और यूएसए में ग्रांट कॉलेज जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। स्टार्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फॉर्मली, और यहाँ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को फॉर्मली यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया गया कॉलेजेस के अंदर। इस एक्ट के अंतर्गत ये कॉलेज बनाए गए जहाँ आपका एक्सटेंशन एजुकेशन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, एक्सटेंशन सब्जेक्ट पढ़ाने शुरू हुए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसी के अंदर हैच एक्ट 1887, ठीक है। लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन इन ईच स्टेट, ठीक है। इसके बाद एक और एक्ट आया, कौन सा एक्ट आया, वो आया एक्ट आया, मतलब कोई भी अगर आप नया काम करते हो देश में तो उससे पहले एक्ट बनाया जाता है, उस एक्ट के अंदर वो काम किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्ट बनाएंगे, ठीक है, लॉ बनाया जाता है, उसके अंदर वो काम किया जाता है। तो एक और एक्ट आया हैच एक्ट 1887, ठीक है, ये आपका 1887 में आया। इसके अंदर क्या था, आपका ग्रांट, जो आपकी लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटीज़ थी, जो अभी यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी हमने, ठीक है, मॉरल एक्ट के अंतर्गत, वही यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही थी, हर स्टेट में एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशंस बना रही थी, मतलब एग्रीकल्चर के लैब्स बना रही थी, एक्सपेरिमेंट स्टेशन बनाए जा रहे थे हर स्टेट में, ठीक है, समझ में आया। तो इसके बाद थर्ड एक्ट आया, इन्होंने स्मिथ, अभी हमारे देश में ये सब चीज़ें नहीं आई हैं, ये कहाँ चल रही है, ये अभी यूएसए में चल रहा है, ठीक है, ये सब। फिर नेक्स्ट क्या आया आपका, स्मिथ लीवर एक्ट 1914 आया। इन्होंने कोऑपरेटिव सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह जो थे वो बनाए। होम इकोनॉमिक सब्जेक्ट को का टर्म्स दिया एंड रिलेटेड सब्जेक्ट, ठीक है, इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स को इन्होंने बढ़ाना शुरू किया। और आपका जो एक्सटेंशन एजुकेशन है फॉर्मली एफिलिएटेड बाय यूएसए, तो एक्सटेंशन एजुकेशन मेन हमारा फॉर्मली कहाँ से एफिलिएटेड था, यूएसए से एफिलिएटेड था, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सटेंशन एजुकेशन था, कहाँ से आए थे, ये यूएसए से आए थे। तो स्मिथ एक्ट के अंतर्गत एक तो कोऑपरेटिव सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर के लिए बैंक्स हो गए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है जो आपको लोन वगैरह देती है, वो बनाने शुरू किए। होम इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे काम करना शुरू किया ये वाले। तो हमारा जो होम साइंस है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। होम इकोनॉमिक्स आपका 1917 से यहाँ से कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया, जिसे हम कहते हैं गृह अर्थशास्त्र, ठीक है। अभी भी कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जो आपको बीएससी होम साइंस की जगह बीएससी होम इकोनॉमिक्स देते हैं, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हैं कुछ कॉलेज ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, फिर दोबारा से जो आपका अंडर मॉरल लैंड ग्रांट एक्ट था, उन्होंने क्या किया 1962 के अंतर्गत हमारी क्या बनी, जो पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ थी इंडिया में, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पन्नागर, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश इन इंडिया, सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो है हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तो ये आपका किसके अंतर्गत होता है, मॉरल लैंड ग्रांट एक्ट 1962 के अंतर्गत इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है।
ठीक है। तो हमारी जो इंडिया में सबसे पहले कौन सी वो स्टार्ट हुई थी, ये गलत हो आ गया है यहाँ पे, ये नहीं होगी क्योंकि एक्ट तो पुराना है ये, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत ये सब चीज़ें चल रही थी। यहाँ पे क्या है हमारा 1960 में हमारी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पन्नागर। ये पहली एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी थी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ये पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी जो हमारी इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी। समझ में आया इतना? ठीक है, तो ये हमारा, लेकिन ये इस एक्ट के अंतर्गत नहीं हुई थी, ये हुई थी हमारा जो अपना इंडिया का एक्ट था, एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 1958 के अंदर ये एक्ट आया था, एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की थी यूनिवर्सिटी। तो ये पहली यूनिवर्सिटी आपकी इस्टेब्लिश हुई थी 1960 में, और किसके थ्रू की गई थी? ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस समय जो भी प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो ये आप देख लेना, ये वाला इसमें मॉरल एक्ट जो है यहाँ नहीं आएगा, गलत है, ये ऊपर आना चाहिए था। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर की हिस्ट्री यहाँ से शुरू हो गई। उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनना शुरू हुई एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनी, उसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का बहुत काम हुआ। तो उसके बाद जो हमारा, अब हम पढ़ेंगे हमारा होम साइंस कहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की कहानी है, ये वाली जो हमने पढ़ी, ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की कहानी है, इंडिया में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कैसे आया। ठीक है, ये वाली। अब हमारा सब्जेक्ट कैसे निकल के आया, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट जो निकल के आया, सबसे पहले मॉरल एक्ट 1986 जो हमने यहाँ पढ़ा। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, द एग्रीकल्चर कॉलेज एक्ट जो है वो बन करके आया। इतना समझ में आया? लैंड ग्रांट कॉलेज यूएसए हमारे हर यूनिवर्सिटी, हर स्टेट में बनाए गए। इसके बाद आपका क्या हुआ, इसी में जब ये हर उसमें कॉलेजेस चल रहे थे, तब वहाँ एक इसमें से दो फील्ड डिवाइड हो गए। ठीक है, एक फील्ड कौन सा डिवाइड हुआ, एक फील्ड हो गया जो एग्रीकल्चर के जो फार्मर्स थे, जो लोग कृषि करते थे, फार्मर्स थे, उनके साथ काम करता था। एक फील्ड जो था, वो लोग, एक ग्रुप किसके साथ काम करता था, जो फार्म वाइफ्स थी। ठीक है, फार्म वाइफ्स। ठीक है, यही जो फार्म वाइफ से काम करते थे, यहाँ से ही हमारा होम साइंस ज़्यादा सब्जेक्ट जो है वो निकल करके आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जब आपने लैंड ग्रांट कॉलेज बनाया, तो उसमें से एक लाइन तो आपकी, एक ग्रुप तो आपका एग्रीकल्चर से के साथ काम करने लग गया, एक ग्रुप जो था वहाँ की महिलाओं के साथ काम करने लग गया, जो फार्म्स के वाइफ थी। ठीक है, जो कृषक थे, उनकी जो पत्नियाँ थी, उनके साथ काम करना शुरू किया। तो यहीं से हमारा होम साइंस जो है स्टार्ट हुआ। एजुकेट फार्म वाइफ्स एग्जाम्पल, और जो फार्म वाइफ्स थी वहाँ की, जो वहाँ के कृषक थे, उनकी जो महिलाएं थी, उनको उन्होंने कुकिंग हो गया, लॉन्ड्री हो गया, सुइंग हो गया, आपका हाउस क्लीनिंग, केयर ऑफ सिक एंड सैनिटेशन, इन सब चीज़ों को सिखाना शुरू किया गया। ठीक है, फिर 19th सेंचुरी में इसका नाम क्या हो गया, डोमेस्टिक साइंस नाम हुआ यहाँ पे, और यहाँ से एक अलग ही सब्जेक्ट शुरू हो गया, डोमेस्टिक साइंस। फिर 1899 में हमारा एक होम इकोनॉमिक्स करके यहाँ पे लेक प्लेस्ड कॉन्फ्रेंस बनाई गई। सबसे पहले एक होम इकोनॉमिक्स की लेक प्लेस्ड कॉन्फ्रेंस आई। इस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं ने अपने जो भी सब प्रॉब्लम्स थी इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम पे डिस्कशन किया गया। फिर 1908 में अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एंड एसोसिएशन बनाई गई। क्या बनाई गई? अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एंड एसोसिएशन बनाया गया। ठीक है, 1908 में ये पहली एसोसिएशन थी जो महिलाओं के लिए या होम साइंस से रिलेटेड पहली एसोसिएशन बनाई गई थी। फिर इसके बाद जो इंडिया में स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ के बाद अब एसोसिएशन, जो पहली एसोसिएशन थी बनाई गई, अब इसके बाद फिर इंडिया में भी आया ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी थी। ठीक है, तो उससे पहले ही इंडिया में ये आ गया था हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सबसे पहले होम साइंस को कहाँ पढ़ाया गया था। तो सबसे पहले होम साइंस को हमारा प्रिंसली महारानी कॉलेज है कोई बड़ौदा का, गुजरात का, वहाँ सबसे पहले होम साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाया गया था। फर्स्ट इंट्रोड्यूस होम साइंस इन सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल जो आपके हाई स्कूल होते हैं उनमें पढ़ाया गया था 1936 में। सबसे पहले जो सेकेंडरी स्कूल थे वहाँ पे होम साइंस जैसे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद फिर ये सभी आपके होम साइंस के सब्जेक्ट हैं जो हमारे पढ़ाए गए। तो उसके बाद आपका ये है एविनशिलिंगम होम साइंस कॉलेज कोयम्बटूर में बना था ये। ठीक है, तो यहाँ आपका जो प्राइमरी से हायर लेवल तक आपका होम साइंस जो है पढ़ाना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले ये बना था। इसके बाद 1936 में आपका क्या बना, लेडी एवन कॉलेज में आया होम साइंस। ठीक है,
1936 में आपका लेडी इरविन कॉलेज में आया होम साइंस। 1930 डिग्री कॉलेज में सबसे पहले लेडी इरविन में आया था, ठीक है। डिग्री कॉलेज में आपका सबसे पहले होम साइंस का आया था, लेडी इरविन कॉलेज में आया था, ठीक है। तो अगर हम पूछें, कोई अगर आपसे पूछता है कि डिग्री लेवल पे आपका होम साइंस सबसे पहले कहाँ आया था, तो लेडी इरविन में आया था, ठीक है। 1936 में आपका लेडी इरविन कॉलेज स्टार्ट हुआ। 1935 में आपका एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद स्टार्ट डिप्लोमा इन होम साइंस, ठीक है। जबकि 35 में डिप्लोमा देना शुरू कर दिया था इन्होंने, डिप्लोमा दे रहे थे लेकिन डिग्री नहीं दे रहे थे, ठीक है। कौन? इलाहाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है इलाहाबाद की, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद की जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है इलाहाबाद में, उन्होंने डिप्लोमा देना शुरू किया था होम साइंस में, ठीक है। लेकिन डिग्री कहाँ हुई? डिग्री हमारा लेडी इरविन में हुई, ठीक है। इसके बाद 1938 में था। 1938 में आपका मद्रास यूनिवर्सिटी एट डिग्री लेवल, ठीक है। इसके बाद 98 में आपका जो मद्रास यूनिवर्सिटी थी, जो क्वीन मैरी कॉलेज था वहाँ पे और वुमेन क्रिश्चियन कॉलेज था, इसमें क्या हुआ आपका सबसे पहले डिग्री, दूसरे नंबर पे डिग्री यहाँ देनी शुरू करी आपकी बीएससी होम साइंस की, ठीक है। फिर है बड़ौदा। इसके बाद 1950 में बड़ौदा, कोयम्बटूर, लुधियाना, ये वाला जो कोयम्बटूर है, ठीक है, यहाँ पे बड़ौदा, कोयम्बटूर, लुधियाना, मुंबई, न्यू दिल्ली, उदयपुर, तिरुपति, इन सब में होम साइंस जो है वो इस्टेब्लिश होने लगा। सभी सब्जेक्ट्स में आपका होम साइंस को पढ़ाना शुरू कर दिया गया। 1960-70 में सबसे पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में भी होम साइंस को पढ़ाना शुरू कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी होम साइंस की हिस्ट्री है। तो सबसे पहले आपकी होम साइंस जो है लेडी इरविन कॉलेज में हुई थी। ये एक्चुअली शुरू में आ गया है, पर ये यहाँ आएगा, ठीक है। कोयम्बटूर है ना, ये कोयम्बटूर यहाँ पे आएगा। अब यहाँ इस्टेब्लिश हुआ था आपका कॉलेज 50s के आसपास, ठीक है। तो आपका ये, इसके बाद आपने, और जो इसमें आप देखोगे जो सबसे पहले इंडियन मेल थे जिन्होंने पीएचडी की थी होम साइंस में, ठीक है। जो सबसे पहले पुरुष थे जिन्होंने पीएचडी की थी होम साइंस में, वो थे डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर, ठीक है। वो कौन थे? डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर थे। पहले इंडियन मैन थे ये जिन्होंने पीएचडी की थी आपकी होम साइंस में। वर्क एज अ डीन, इन्होंने एज अ वर्क डीन काम किया है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बिहार, ठीक है। जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बिहार है वहाँ के होम साइंस कॉलेज में एज अ डीन प्रिंसिपल, ठीक है, इन्होंने वहाँ का काम, नौकरी की है, ठीक है। तो ये पहले, ये आया था एग्जाम में अभी कि कौन पहले पुरुष थे जिन्होंने पीएचडी की थी होम साइंस से। तो पीएचडी होम साइंस से किसने की थी सबसे पहले? कौन पुरुष थे? के.एन. चंद्रशेखर ने जो थे, इन्होंने पहले पुरुष थे ये जिन्होंने आपकी होम साइंस से पीएचडी की थी, ठीक है। तो ये आपका जो हिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आती है। इसमें से अलग अलग चीज़ें आती हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पूरी हिस्ट्री को पढ़ना है। मुझे लगता है आसान है, थोड़ा सा दिमाग में चीज़ों को बैठाओगे तो ये आपके समझ में आने लगेंगी।